हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग। प्रोबेबली मैं 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, आज कल और परसों, ठीक है ना। ज़्यादा हुआ तो बेटा 3.5 लेक्चर लगेंगे, ठीक है जी, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। बेटा आज बात करेंगे एक टॉपिक की, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये सबसे लास्ट में दिया गया है बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के, ठीक है जी। पहले आप सामने देखेंगे, नोट्स की रिक्वायरमेंट रेयरली पड़ेगी बेटा हमें। लो जी सामने देखना बेटा, बात कर रहा हूं सबसे पहले स्टार्ट डेलीगेशन से। बाबू डेलीगेशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो तो डेलीगेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बेटा मेरे कोर्स में ना मैं प्यार से जरूर इसको डेलीगेशन बोलता हूं, लेकिन टॉपिक जो है उसका नाम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है ना। डेलीगेशन मीन्स बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी को बांटना, ठीक है ना। बाबू डेलीगेशन के अपने आप में 3 एलिमेंट है, आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। डेलीगेशन के अपने आप में 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा ध्यान रख लेना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अभी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़कर आए हो। मैंने बेटा यही बोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले शुरू कराया था कि ऑर्गेनाइजिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, तभी प्रिंसिपल पहले करा रहा हूं। बेटा बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। याद होगा, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। और याद है बेटा फ्योल क्या बोलता था बेटा, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बिठाओ। इफ ओनली अथॉरिटी इज ग्रांटेड तो बेटा चांसेस होते हैं मिस यूज हो जाएगी पावर। अगर मैं सिर्फ किसी इंसान को पावर दे दूं और कह दो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बेटा 100% चांस है कि वो पावर मिस यूज होगी। और अगर सिर्फ जिम्मेदारियां दे दे बेटा और कोई पावर ना दे, इट लीड टू डिसकंटेंटमेंट एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय। ये बेटा डिससैटिस्फैक्शन के अलावा कुछ नहीं करता। याद करा देता हूं एक एग्जांपल। प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बोला कि इस महीने मुझे 200 यूनिट प्रोड्यूस चाहिए, जिम्मेदारी दे दी। जब उन्होंने पावर मांगी बेटा, उन्होंने कहा कि गोडाउन की दे दो, हम रॉ मटेरियल निकाल लिया करेंगे, तो उसने बेटा की देने से मना कर दिया। तो बेटा यूनिट कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी जब आप रॉ मटेरियल नहीं लेने दे रहे? सिर्फ जिम्मेदारियां दोगे बेटा, पावर नहीं दोगे बाबू, इट लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड डिसकंटेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बेटा डिससैटिस्फाई होंगे और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अथॉरिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। ये तो याद आ गई होगी शायद सारी बात। बेटा बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि जवाबदेही, यानी कि बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है जी। एक एग्जांपल बेटा बताता हूं, फिर बाबू कुछ समझाने की कोशिश करूंगा इन तीनों के बारे में। बाबू किसी ऑर्गेनाइजेशन का एमडी है, ऑर्गेनाइजेशन के एमडी ने सेल्स मैनेजर को बुलाया। ये टॉप लेवल की पोस्ट है बेटा, ये मिडिल लेवल की पोस्ट है। सेल्स मैनेजर को बुलाया कि इस साल हमें 10,000 यूनिट बेचनी है, कुछ भी करो, और ये आपकी जिम्मेदारी है 10,000 यूनिट बेचने की। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इसको बेटा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी देनी चाहिए, थोड़ी तो पावर दो, ठीक है ना बेटा। तो इसने पावर भी दे दी। इसने कहा चल तू 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। एमडी ने बोल दिया सेल्स मैनेजर तू 5 लाख रुपए तक खर्च दे, मुझे 10,000 यूनिट बिकी भी चाहिए। एक्स्ट्रा सेल्स पर्सन चाहिए, सेल्स पर्सन रिक्रूट कर, कहीं ट्रैवल करना पड़ता है सामान बेचने के लिए, ट्रैवल कर, कहीं सेमिनार कंडक्ट करना पड़ता है, सेमिनार कंडक्ट कर, जो तेरे से होता है वो कर, मुझे 10,000 यूनिट बिकी भी चाहिए और ये तेरी पावर है तो 5 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ठीक है जी। सेल्स मैनेजर ने क्या करा बेटा, 4 सेल्स पर्सन अपॉइंट कर दिए, ठीक है। सेल्स पर्सन 1, सेल्स पर्सन 2, सेल्स पर्सन 3, सेल्स पर्सन 4। बेटा इसने इन चारों को कह दिया कि आपने 2,500 यूनिट बेच के देनी है। 2,500 यूनिट तू बेच, 2,500 यूनिट तू बेच, 2,500 तू, 2,500 तू, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। बाबू साथ ही साथ अगेन खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दे सकते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। बेटा इनको पावर दे दी गई 1.25 लाख रुपए तुम खर्च कर सकते हो, कि कहीं भी ट्रैवल करना पड़े ट्रैवल करो, कोई सेमिनार कंडक्ट करना पड़े कंडक्ट करो बेटा, और जो भी खर्चे करने पड़े आप खर्चे कर लो। ये खर्चने की पावर है आपकी, और इतनी यूनिट मुझे बनी हुई चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है जी।
बाबू अच्छा मुझे ये बताओ, आपने पूरा एग्जाम्पल देखा, अथॉरिटी बांटी जा सकती है कि नहीं बांटी जा सकती? मैं आपसे पूछता हूं बेटा, वेदर अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट? यस बेटा, पावर इसकी थी 5 लाख खर्चने की, खैर इसकी पावर तो 50 करोड़ भी खर्चने की, एमडी है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का, इसने अपनी पावर आपको दी और आपने अपनी पावर बेटा सेल्स पर्सन को दे दी। पावर बढ़ती है जी, बिल्कुल बढ़ती है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। व्हाट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं? सर बांटी जा सकती हैं भाई। बेटा जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं क्या? जी बिल्कुल बांटी जा सकती हैं। बाबू इसने अपनी जिम्मेदारी इसको दी और इसने अपनी जिम्मेदारियां इसको दे दी बेटा, तो बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी एक्सटेंट तक बढ़ती है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड, बट ध्यान रखना बेटा, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी बेटा कभी नहीं बढ़ती। मतलब बाबू कहने का मतलब ये है, मान लो बेटा मैं बोलता हूं सेल्स पर्सन 2 ये बीमार हो गया, इसने 1000 यूनिट तो बेची, उसके बाद बेटा ये बेड रेस्ट पे चला गया और आखिरी तक ये 1500 यूनिट नहीं बिक पाई, जबकि बेटा सेल्स पर्सन 1, 3 और 4 ने सारी यूनिट बेच दी जितना टारगेट था। ठीक है जी। अब हुआ क्या बेटा, एमडी को पता लगा कि आपका टारगेट शॉर्ट रह गया 1500 यूनिट से। एमडी ने बुलाया सेल्स मैनेजर को कि आ जाओ और मुझे ये बता के जाओ टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ। बाबू सेल्स मैनेजर ये कभी नहीं कह सकता जी मैंने तो बांट दिया था काम, उन्होंने नहीं करा या वो बीमार पड़ गया बेटा, वो नहीं जानता किसी को। एमडी कभी कंफर्टेबल फील करेगा एम्प्लॉई लेवल से बात करने में? टॉप लेवल मिडिल लेवल से ही बात करता है, वो नहीं जानता किसी को बेटा। यू आर बीइंग हेल्ड आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। जिम्मेदारी आपकी थी बेटा, आपसे नहीं बिका। वो बात अलग है बेटा, आपने भी अपनी जिम्मेदारी बांट दी, जिम्मेदारी तो आपको दी गई थी ना बेटा। ध्यान रखना बेटा, आंसरेबिलिटी कभी नहीं बढ़ती, जवाबदेही कभी नहीं बढ़ती बेटा, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है ना। मैं बोलता हूं बेटा आपके शहर का कोई एसएसपी है, डीआईजी ने कोई जिम्मेदारी दे दी बेटा एसएसपी को, एसएसपी ने बेटा सीओ सिटीज को दे दी या एसपी सिटी और बाबू एसपी देहात को दे दी जिम्मेदारी, और मैं बोलता हूं एट द एंड कुछ अचीव ना हुआ, डीआईजी क्या मिलने जाएगा सीओ सिटी से? कभी कंफर्टेबल फील करेगा? वो किसको पकड़ेगा? वो एसएसपी को ही पकड़ेगा बेटा। मुख्यमंत्री ने, सीएम ने कोई जिम्मेदारी दे दी बेटा वेरियस सिटीज के डीएम को। ठीक है, आपको क्या लगता है बेटा अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, चाहे डीएम ने बेटा 50 जनों को बांटी, मुख्यमंत्री कंफर्टेबल फील करेगा छोटे मोटे अधिकारियों से बात करने में? वो किससे बात करेगा? वो डीएम को ही पकड़ेगा बेटा। बाबू आप जितनी मर्जी अथॉरिटी बांट दो, जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो, बट अकाउंटेबिलिटी कभी बट नहीं सकती। ध्यान रख लेना इस चीज को। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। समझ आया पूरा एग्जांपल? अथॉरिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बट अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं बढ़ती बेटा। अगर मैं कहूं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में कितने डिफरेंस हो सकते हैं, तो बेटा 4 हो सकते हैं। 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला मीनिंग मैंने बता दिया, इसका मतलब पावर, इसका मतलब ऑब्लिगेशन, इसका मतलब आंसरेबिलिटी। सेकंड मैंने बता दिया बेटा डेलीगेशन, बेसिस है डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। थर्ड वन फ्लो, अथॉरिटी का फ्लो कैसा है बेटा? अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है। पावर थी इसकी, इसने बांटी आगे, इसने बांटी आगे, अथॉरिटी फ्लो करती है डाउनवर्ड्स, दैट मींस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अथॉरिटी हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। बाबू डायग्राम से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली बच्चा क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाउनवर्ड्स, इसकी जिम्मेदारी थी, इसने इसको दी, इसको ऐसे नहीं सोचते। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सोचते हैं, अगर आप काम पूरा ना कर पाए तो आप किसके लिए जिम्मेदार हो? आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हो बेटा अपने टॉप लेवल के लिए, अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। ये पूरा नहीं कर पाएगा, ये अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है? हमेशा अपवर्ड्स, मतलब फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। आपका टारगेट पूरा नहीं होता, आप अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल। और बेटा अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा होता है? आप किसके लिए आंसरेबल होते हो? हमेशा अपने सुपीरियर के लिए। इसलिए बेटा अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी कैसा है? अपवर्ड्स। क्लियर हुई बात? अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड चलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड्स चलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात सब समझ में आई? कोई जिम्मेदारियां? चलो बढ़े आगे। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक से। अभी बता देता हूं, मैंने आपको बोला था ये 4 डिफरेंस हो सकते हैं, मैंने 3 ही बताए ना, एक छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क।
नहीं करके लाओगे बेटा आप पछताओगे, मैं पक्का बोल रहा हूं। ठीक है जी, एक मैंने छोड़ दिया, एनसीईआरटी से आपको देखकर आना है, मैंने नोट्स में प्रिंट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, और जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई इतनी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी डाउनलोड करो, 1 मिनट लगाओ फोन में। ठीक है जी, देख के आना आपको। फोर्थ डिफरेंस मैं बता रहा हूं, बेसिस है ओरिजिन। चलो बाबू बात करेंगे डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले एक डेलीगेशन की डेफिनेशन है, मैं वो जरूर बता दूं। ठीक है ना, मैं याद कराऊंगा, ये बात मैंने प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं बोली गई है बेटा। जहां डेलीगेशन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक डेफिनेशन दी गई है ना बेटा। पढ़ना जरा 1 मिनट लगाकर इसको। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। लो जी बेटा, मैं एनालिसिस कर दूं। कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है बेटा? पावर को बांटना। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी अथॉरिटी बांटी जाती है हमेशा मैक्सिमम स्कोप बताकर बांटी जाती है। यह बात मैंने प्रिंसिपल में भी बोली थी। सर किसी को कह दो ना बस तेरी पावर ही है, अगर आपने मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई अगेन 100% मिसयूज होगी। बेटा आपने कह दिया क्लास मॉनिटर को तुझे क्लास माइंड करनी है, सारी पावर है तेरे पास, सारी पावर, बस बेटा फिर तो 2-4 के अड्डे भी तोड़ ही देगा वो, अगर सारी पावर दे दी आपने तो। ठीक है ना बाबू, किसी के भी 2-4 लगा ही देगा वो, अगर आपने इतनी पावर दे दी तो। बेटा जब भी किसी इंसान को पावर दी जाती है मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है। आपके पेरेंट्स ऐसे कह देते हैं जब ऐसे घर चले कितने भी, फिर तो बस घर पड़ा होगा किसी दिन कहीं और आप पड़े होंगे कहीं और, अगर कितने भी वाली बात आ गई तो। हमेशा बेटा पावर दी जाती है लेकिन उसका मैक्सिमम स्कोप बता के पावर दी जाती है। क्लियर हुई ना बात? डेलीगेशन अथॉरिटी की डेफिनेशन क्लियर। चलो जी बेटा बढ़ेंगे अब आगे। अब आप सामने देखेंगे अगले 10 से 15 मिनट के लिए बेटा बात करेंगे डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सुन नहीं, बहुत अलग अलग बातें हैं। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली। ठीक है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है अभी बता ही रहा हूं आपको। ये वैसे हम प्रिंसिपल भी पढ़कर आए हैं अभी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी ये बात पढ़ी है। चलो आप सामने देखो, अभी क्लियर करता हूं। बेटा मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले, डेलीगेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो ये क्या मतलब होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? बांटो जी बांटो। और बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर बांटो, और पावर बांटो तो साथ में काम भी जरूर बांटो, क्योंकि खाली अथॉरिटी नहीं दी जाती बेटा। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये टॉप लेवल ना ओवरबर्डन्ड है, आज तक ना सारे काम खुद कर रहा था ये, ठीक है ना, लेकिन बेटा इसको जरूरत पड़ने लगी कि मैं सारे काम ऐसे, मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला लूंगा। कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होता बेटा जो अकेला सारी ऑर्गेनाइजेशन चला ले। चला लेगा मुकेश अंबानी पूरी रिलायंस? सर नहीं चला सकता ना। किसी एक्सटेंट पे जब आप ओवरबर्डन फील करने लगते हो तो बेटा आप अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना शुरू करते हो। और बेटा बता देता हूं, डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी प्रोसेस बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म एंटायर टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ बेटा जो अकेले सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने दम पे चला लेगा बेटा। तो डेलीगेशन बेटा कंपल्सरी चीज है। किसी ना किसी एक्सटेंट पर आकर आप बेटा क्या करते हो? अपनी पावर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना शुरू कर देते हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? बेटा डिसेंट्रलाइजेशन देखो बेटा, डेलीगेशन कहता है काम को बांटना है, डिसेंट्रलाइजेशन भी कहता है काम को बांटना है, लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन कहता है लोएस्ट लेवल तक बांटना है। भाई डेलीगेशन तो कहता है काम को बांटो, ये भी कहता है काम को बांटो, लेकिन ये कहता है लोएस्ट लेवल तक बांटो। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। पावर को तब तक बांटते चले जाओ जब तक लोएस्ट लेवल ना आ जाए। सर ये कंपलसरी चीज है। क्यों? क्योंकि बेटा कोई भी पर्सन अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, किसी एक्सटेंट पर आकर वो कुछ ना कुछ जरूर बांटेगा, लेकिन बेटा ये कंपलसरी हो नहीं सकता। सर देखो आपको पावर को, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना है, लेकिन आपको लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सर पावर को बांटना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटना है, पर लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये बेटा कंपलसरी चीज नहीं हो सकती। ये क्या है बेटा? इट इज टोटली ऑप्शनल प्रोसेस। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी की, कंपनी की पॉलिसी क्या है। समझ आई ना बात?
काम को बांटना है जरूरी है, एक पर्सन सारा नहीं कर सकता, लेकिन काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये तो कहीं नहीं लिखा ना। समझ आई बेटा बात? बाबू डेलीगेशन में ध्यान रखना जनरली 2 लेवल ही इन्वॉल्व होते हैं। ये काम बांटेगा, बस ये रिसीव करेगा, तीसरे लेवल तक जनरली बात नहीं जाती जनरल केस में। कभी कभी जा सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, लेकिन नहीं जाती जनरल केस में। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लोएस्ट लेवल तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है जी, ऐसा पेपर में आता है बेटा, और आपको जो स्टेटमेंट भी याद रखनी है, पहले केस स्टडी में आता था, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मेनी। डेलीगेशन में हम 2 से गुना करते हैं बेटा, वी मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां 2 का मतलब कुछ और नहीं बेटा, 2 लेवल से मतलब है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मेनी। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल तक पहुंच जाते हैं बेटा। बात क्लियर हुई अभी तक जितनी मैंने बोली? और बताऊं बाबू, डेलीगेशन में क्या होता है, जब आप किसी इंसान को अथॉरिटी देते हो, जब आप किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो बेटा आप इसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल भी करते हो। मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। और बेटा आप इसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराते हो फॉर द फाइनल रिजल्ट। सर अभी आप एलिमेंट पढ़ के आए हो डेलीगेशन के, जब किसी इंसान को पावर दोगे, जिम्मेदारी दोगे, तो जवाब तो मांगोगे ना बेटा कि तूने टारगेट पूरा करा या नहीं करा। बाबू डेलीगेशन में ध्यान रखना, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। लेकिन अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं, आप बेटा पावर बांटते चले जाते हो लोएस्ट लेवल तक, और बेटा कभी आपका सुपीरियर आपसे जवाब भी नहीं मांगता। दैट मींस लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट मींस मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बात बेटा, हमेशा ध्यान रखना, यहां तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होगा, यहां कभी कंट्रोल किया नहीं जाता आपकी परफॉर्मेंस को, या सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। बहुत ही कम कंट्रोल है बेटा यहां पर, लेकिन यहां बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ये प्रोसेस बेटा सुपीरियर के ओवरबर्डन को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन बेटा ये प्रोसेस किसी के ओवरबर्डन को कम करने के लिए नहीं किया जाता। अगर बेटा आपको अपना बर्डन ही कम करना था तो यहां से यहां बांट देते, लेकिन आपने क्या करा, यहां से यहां भी बांट दिया, यहां से यहां भी बांट दिया। तो ये आप अपना बर्डन कम नहीं कर रहे, ये आप क्या कर रहे हो बेटा, सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ा रहे हो। सबऑर्डिनेट को इतनी फ्रीडम दे रहे हो, सबऑर्डिनेट तक पावर बंटवा रहे हो बेटा, तो आप कर क्या रहे हो, सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उससे डिसीजन मेकिंग ज्यादा से ज्यादा करा रहे हो। समझ में? यहां पर सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाने के लिए नहीं काम बांटा जा रहा, यहां इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि आप ओवरबर्डन फील कर रहे थे। आप ओवरबर्डन फील कर रहे थे, आपने काम बांट दिया बेटा। या बेटा यहां ओवरबर्डन वाली बात ही नहीं है बेटा, यहां सबऑर्डिनेट के रोल बढ़ाने वाली बात है। क्लियर बात? जितने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस बन सकते हैं मैंने सारे पढ़ा दी, इसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। एनसीईआरटी में भी सेम डिफरेंस प्रिंटेड है बेटा, जो मेरे नोट्स में प्रिंटेड है, बिल्कुल फाइनल पेज लास्ट पेज पे डिफरेंस प्रिंटेड है। पांचों डिफरेंस पढ़ के बता दो, फिर मेरे को टॉपिक खत्म करना है आगे बढ़कर। बेटा अब मेरे कोर्स में ना इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन भी है और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी है। ठीक है ना, बहुत आराम से बात समझना, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो एनसीईआरटी की हेडिंग तो हमें हर हाल में लिखनी है, लेकिन आपको बता देता हूं अगर मैं बात करूं मैटर की, तो बेटा मैटर बिल्कुल एक जैसा है, कुछ नहीं बदलेगा। आप बहुत आराम से मेरी बात सुनते जाना। बाबू देखो, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में पहली हेडिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट है, तो उधर फोर्थ हेडिंग है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। मैं दोनों साथ साथ बता दूंगा आपको, एक ही मैटर है, एक ही मैटर में दोनों का काम हो जाएगा। लिख दो बेटा, यार रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है ना, वहां लिख दो हेडिंग नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। इधर सेकंड हेडिंग है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इधर बेटा सेकंड हेडिंग है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इधर थर्ड हेडिंग है बेटा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, उधर थर्ड हेडिंग है बेटा डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इधर बेटा फोर्थ हेडिंग है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, उधर बेटा फिफ्थ हेडिंग है फैसिलिटेट ग्रोथ। इधर बेटा फिफ्थ हेडिंग चेंज है, सिक्स्थ हेडिंग है बेटर कोऑर्डिनेशन, उधर बेटा सिक्स्थ हेडिंग है बेटर कंट्रोल। पांच हेडिंग बिल्कुल सेम है, बस मुझे एक एक हेडिंग नहीं बतानी पड़ेगी आपको। लो जी बेटा करता हूं स्टार्ट, मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूं, आराम से सुनते चलना। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा
बस अब आप सामने देखना शुरू करो, अभी नोट्स की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है बेटा। सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहली इंपॉर्टेंस डेलीगेशन की, इफेक्टिव मैनेजमेंट। कहता है मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है डेलीगेशन से। अच्छा, और बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में हेडिंग है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। सुनना बेटा, क्यों मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है बेटा? ड्यू टू डेलीगेशन हम क्या करते हैं, टॉप लेवल करता क्या है? आज तक टॉप लेवल सारे काम खुद देख रहा था, रूटीन जॉब्स भी खुद कर रहा था बेटा, एज वेल एज कॉर इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज, सिग्निफिकेंट इश्यूज, वो तो उसकी जिम्मेदारी मेन है बेटा, वो भी देख रहा था। आपको बता देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन जॉब ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉर इश्यूज। अगर मैं डेली बेसिस की बात करूं, अगर डेली 4 घंटे आप बेटा लगाते हो इंपॉर्टेंट इश्यूज में, तो 8 घंटे जाते हैं आपके बेटा रूटीन जॉब्स में। अभी तक टॉप लेवल ये 12 घंटे खुद दे रहा था और बेटा सारा दिन परेशान रहता था, ओवरबर्डन। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे काम करके जा रहा है और टॉप लेवल 12 घंटे तक बैठ रहा है बेटा, बहुत परेशान। ड्यू टू डेलीगेशन टॉप लेवल क्या करता है बेटा? कॉर इशू, सिग्निफिकेंट एरियाज ये तो रख लेता है अपने पास, और बेटा जहां तक बात है रूटीन जॉब्स की, इसको डेलीगेट कर दिया जाता है बेटा अगले लेवल पर। समझ में आया? अच्छा, ऐसे करने से होगा क्या बेटा? टॉप लेवल इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। जो आप 8 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में बैठना चाहते हो बेटा, वो उसके लिए आपके पास सिर्फ 4 घंटे का काम रह गया। एवरेजली आपके पास 4 घंटे का काम रह गया है बेटा, आपके पास 8 घंटे काम हो। समझ में आया बेटा क्या हुआ? और अगर टॉप लेवल फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, सर क्या होगा? सर रिजल्ट दिखने लगेंगे अब आपको। वो क्या करेगा बेटा? बेटर कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज। करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपको बता देता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी किस्सा कुछ ऐसा ही था स्टार्टिंग में। तो जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोली अपना सीए वाला ऑफिस, भाई रिटर्न मैं भर रहा हूं, क्लाइंट हैंडल मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, जीएसटी रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूं, ऑडिट मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, और केसेस भी मैं लड़ रहा हूं, ओवरबर्डन। एक एक करके स्टाफ आते चले गए बेटा, समझाता चला गया। आज की तारीख में रिटर्न कौन फाइल करता है? वो, ठीक है ना, ऑडिट मैं करता हूं, और बेटा केसेस लड़ना वो ही हमारा कॉर इश्यूज है बेटा। तो कॉर इश्यूज तो हमने रख लिया अपने पास बेटा, और क्या करा बेटा? रूटीन जॉब्स हैंड ओवर कर दी बेटा अपने जूनियर्स को। सर जब आप रूटीन जॉब से फ्री हो जाते हो ना, तो आप अपने कॉर इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात बेटा, अब 8 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में आना है, 4 घंटे का काम है, अब 4 घंटे टॉप लेवल खाली बैठेगा। सर टॉप लेवल फेमस क्यों होता है? क्योंकि उनके पास मेंटल स्किल्स है। अब वो खाली नहीं बैठ सकता बेटा, वो क्या करेगा बेटा? आपके लिए एक्सेल करके देगा नई अपॉर्चुनिटी। ही एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन को बेटा कहीं ना कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर ला कर देगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद रह जाए बेटा। इनिशियली मैं भी ओवरबर्डन था, जब मैंने काम बांटना शुरू करा मैं भी थोड़ा फ्री हुआ बेटा, तो मैंने भी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, मैंने भी बेटा रुड़की ऑफिस बना लिया। तो बेटा आप एक्सेल कर सकते हो न्यू अपॉर्चुनिटीज में अगर आप फ्री हो जाओ। समझ आई पहली हेडिंग? क्या है इफेक्टिव मैनेजमेंट, उधर रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। क्लियर बात बेटा? इधर सेकेंड हेडिंग लिखी गई है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और बेटा उधर सेकेंड हेडिंग लिखी गई है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। बेटा बिल्कुल एक जैसी बात, सुनना। कहता है एम्प्लॉय डेवलप करते हैं, क्यों? मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, एम्प्लॉय डेवलप करते हैं क्यों? बेटा आपने रूटीन जॉब हैंड ओवर कर दी एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय क्या करेगा बेटा? आज रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजन लेना शुरू करेगा। बेटा आज रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजन लेना शुरू करेगा, तभी तो वो बेटा दिमाग उतना डेवलप होगा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। जिसने कभी जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी, वो कभी जीएसटी के केस लड़ पाएगा? आपको मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा बेटा, तो बस मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट कर, बस मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट कर। अगर बेटा ऑर्डर इंप्लीमेंट करना ही सिखाओगे तो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना ही आएगा, 50 साल में भी वही आएगा बेटा। और अगर आज आपने अपना थोड़ा सा काम इसको बांट दिया, अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी इसको दे दी बेटा, आपने कह दिया रूटीन जॉब से रिलेटेड तू लेगा डिसीजन, इनकम टैक्स रिटर्न तो खुद फाइल करेगा, जैसे तेरे को समझ आती है वैसे कर, तेरा डिसीजन है बेटा। आज वो छोटे मोटे डिसीजन लेना शुरू करेगा, तभी तो बेटा दिमाग उतना डेवलप करेगा ना जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। जिसमें कभी जीएसटी की रिटर्न नहीं बढ़ी, वो कभी केस लड़ेगा? तो आज रिटर्न भरने की पावर तो दो। सर डेलीगेशन की वजह से आपको थोड़ी सी टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर करने को मिलती है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को मिलती है, और जब आप खुद से डिसीजन लेने लगते हो बेटा, तो बाबू एम्प्लॉय की ग्रोथ होना तय है। समझ आई बात?
ऑल ओके? अभी रीड जरूर करेंगे, लेकिन पहले बताओ वैसे समझ में आ रही है सारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बेटा थर्ड हेडिंग है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कहता है एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। बाबू सुनना, क्यों मोटिवेट हो जाता है? बाबू आप 12th क्लास में आए और आज बेटा 12th क्लास की क्लास टीचर ने आपको मॉनिटर बना दिया, आप इतने मोटिवेट हो जाते हो, पता नहीं कौन सा दुनिया जान की पावर मिल गई आपको, एक क्लास टीचर की पावर मिली है बेटा बस, और हम इतना मोटिवेट फील करते हैं, ठीक है ना? आपको बेटा स्कूल का हेड बॉय बना दिया जाता है, पता नहीं कितने मोटिवेट हो जाते हैं, किस 7वें आसमान पे जाके बैठ गए। हुआ क्या बेटा? बस बाबू स्कूल के प्रिंसिपल की थोड़ी सी पावर शेयर कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं कर रहे होते, थोड़ी सी पावर शेयर कर रहे होते हैं सर। तो इसका तो मोटिवेट होना बिल्कुल जायज है। जब हम बेटा एक टीचर की पावर पे मोटिवेट हो जाते हैं, एक प्रिंसिपल की थोड़ी सी पावर मिलने पे मोटिवेट हो जाते हैं, तो ये तो टॉप लेवल की अथॉरिटी शेयर कर रहा है इंसान। टॉप लेवल की पावर थी, अपनी पावर दे दी। टॉप लेवल की जिम्मेदारी थी बेटा, अपनी जिम्मेदारी दे दी। टॉप लेवल की पावर मिली है बेटा इसको, तो इसका तो मोटिवेट होना बिल्कुल जायज है बेटा। और ध्यान रखना, दुनिया में 99% लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव से, डायरेक्टिंग अगर किसी को ध्यान हो, लेकिन दुनिया में 1% लोग वैसे भी हैं बेटा जो टॉप लेवल की जिम्मेदारियां, टॉप लेवल की अथॉरिटी लेकर मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। हर कोई पैसे से मोटिवेट नहीं होता, ध्यान रखना। 99% होंगे, लेकिन 1% दुनिया में वो लोग भी हैं बेटा जो पैसे से मोटिवेट नहीं होते। क्लियर हुई बात? हाँ जी, इतनी बात ओके क्या? इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैंने 3 बातें बोल दी। 4th हेडिंग बोलता हूं बेटा फैसिलिटेट्स ग्रोथ। बाबू पहले वो बात बोलता हूं जो मैंने नोट्स में लिखी है, फिर मैं बेटा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा। मैं यानी कि 2 तरीके से लिख सकता हूं इस हेडिंग को, ठीक है नहीं? और आराम से सुनना, आप भी 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। बाबू कहता है ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैं बेटा ग्रोथ के 2 रीजन बताता हूं। सबसे पहले वो जो मैंने नोट्स में लिखा है। बाबू जब भी टॉप लेवल पावर बांटता है ना, या जिम्मेदारी बांटता है, एड हॉक बेसिस पे नहीं बांटता। ये नहीं कोई भी मेरे सामने जो नजर आ गया बंदा उसी को पावर दे दी, मेरे सामने जो बंदा आ गया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी को भी नहीं मिलेगी बेटा। जब टॉप लेवल पावर बांटता है बेटा, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ऐसे नहीं टॉप लेवल के दिमाग में होता है अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन इतनी, अच्छा इसका बैकग्राउंड ऐसा भी रहा है, अच्छा इसने इस टाइम इसका इतना एक्सपीरियंस है इस प्रोफाइल में काम करने का। तो बेटा जब टॉप लेवल पावर को बांट रहा होता है ना, बड़े सोचे समझे तरीके से पावर को बांट रहा होता है, एड हॉक बेसिस पे नहीं किसी को भी दे दिया। सामने वाले की क्वालिफिकेशन, सामने वाले का एक्सपीरियंस उसके दिमाग में होता है, ठीक है? अब बेटा आपने करा क्या? आपने सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क किया। और याद करा देता हूं फेवल का प्रिंसिपल, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। याद आई बात? यार याद आई कि नहीं आई? यही था ना, पहला प्रिंसिपल था ना बेटा। तो बेटा आपने करा सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन ऑलवेज लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अगर हर कोई स्पेशलिस्ट होगा अपने काम में बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो होना बिल्कुल तय है बेटा। ये तो बात है वो जो नोट्स में लिखी गई है, और मैं बेटा दूसरे एंगल से समझा देता हूं इस चीज को। बेटा मैंने अभी शुरू की 2 हेडिंग बोली थी बेटा, इफेक्टिव मैनेजमेंट और दूसरी बोली थी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैं कहता हूं ये दोनों हेडिंग जिम्मेदार हैं ग्रोथ की। कैसे? सुनो बेटा, पहली हेडिंग में मैंने क्या बोला? टॉप लेवल इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। इसने बेटा रूटीन जॉब दे दी बेटा अपने सबऑर्डिनेट को, और क्या कर रहा है? कोर इश्यूज हैंडल कर रहा है। जब कोर इश्यूज ही हैंडल कर रहा है, 8 घंटे 4 घंटे का काम है, तो बेटा बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है, बहुत बेटर डिसीजन ले सकता है बेटा। और इसके अलावा खाली नहीं बैठेगा, ये एक्सेल करके देगा नई अपॉर्चुनिटी इसको। ये बोला मैंने। दूसरी बात मैंने क्या बोला बेटा एम्प्लॉय डेवलपमेंट में? एम्प्लॉय आज रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल सच। मैंने क्या करा, बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे नीचे काम करते थे सहारनपुर में। मैंने बेटा सबको कुछ ना कुछ रूटीन जॉब दी हुई थी, वो डिसीजन ले रहे थे। साल भर हो गया, मैं भी खाली नहीं बैठ रहा था, मैं भी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। मैंने नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी, नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैंने एक रुड़की ऑफिस खोल दिया, ठीक है बेटा। मेरे पास थोड़ी इतना टाइम है कि वहां भी चला जाऊंगा, वहां भी बैठ जाऊंगा, यहां भी पढ़ा लूंगा, वहां भी प्रेजेंट हो जाऊंगा, हर जगह मैं थोड़ी प्रेजेंट हो जाऊंगा। मैंने क्या करा, इनमें से कुछ एम्प्लॉइज हद से ज्यादा डेवलप हो गए, तो मैंने क्या करा, रुड़की का पूरा ऑफिस उनकी के नाम छोड़ दिया। मैंने कहा ये ऑफिस तुम्हारा, सिग्निफिकेंट एरियाज भी तुम्हारे, और इसमें आने वाले जितने भी क्लाइंट है उनके केसेस लगता है वो केसेस भी तुम्हारे।
जब हम रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजन लेंगे तभी तो बेटा वो दिमाग डेवलप होगा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो उनका दिमाग उतना डेवलप हो गया, मुझे लगता था बेटा, तो मैंने उनको नाम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी लिख दी। बताओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई कि नहीं? एक बेटा एक ऑफिस से 2 ऑफिस हो गए। रीजन क्या बना? अगेन शुरू की 2 हेडिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो डेलीगेशन में बेटा ग्रोथ होती जरूर है, सारे काम खुद करोगे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्लियर हुई बात? ऑल ओके? 4 हेडिंग हो गई बेटा। 5वीं हेडिंग है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की और 6th वन है बेटर कोऑर्डिनेशन या बेटर कंट्रोल। बाबू पहले 6th हेडिंग की बात कर लेते हैं, तो 5 हेडिंग हमारी बिल्कुल सेम दोनों तरफ खत्म हो जाएंगी, फिर अलग अलग हेडिंग की मैं बात कर देता हूं। बेटा बेटर कोऑर्डिनेशन बेटर कंट्रोल। अच्छा मैं आपसे पूछूं ये कोऑर्डिनेशन में क्यों काम करता है? कोऑर्डिनेशन मतलब समझते हो ना बेटा, सबका एक डायरेक्शन में काम करना कोऑर्डिनेशन होता है। यूनिटी अमंग एक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी सर, कोऑर्डिनेशन में क्यों काम करते हैं? डर, किस चीज का डर? सर आपको पावर दे दी गई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। और अगर बेटा काम पूरा नहीं हुआ ना तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे। टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी शेयर करने से मोटिवेशन जरूर मिलता है बेटा, लेकिन अगर बेटा काम पूरा नहीं होता ना तो नेगेटिव मोटिवेशन भी बहुत जल्दी मिलता है। टॉप लेवल है, कोई मजाक बात नहीं है। उसके अगर उसने कोई जिम्मेदारी दी और आपने नहीं निभाई तो बेटा बाहर निकाल दिए जाओगे। सर इस डर के कारण सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, सारे कंट्रोल में रहते हैं। क्लियर बात? अब रह गई बेटा वो हेडिंग जो अलग अलग है दोनों तरफ। इस तरफ हेडिंग लिखी गई है डेलीगेशन में बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। कहता है बेटा मैनेजमेंट में एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। हायरार्की मतलब एक चेन क्रिएट हो जाती है। हायरार्की का मतलब होता है चेन बनना, और बेटा मैं बोलता हूं श्योरली एक चेन बनेगी। सामने देखना, फिर एग्जांपल अपने। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 स्टाफ काम करता है, समझ लो बेटा। एक स्टाफ है डी, एक स्टाफ है बेटा सी, एक स्टाफ है बेटा बी और एक स्टाफ है ए। ठीक है, ए मेरा सबसे पुराना स्टाफ है बेटा, इसकी ज्वाइनिंग के 3 महीने के बाद बी आया था, इसकी ज्वाइनिंग के 3 महीने के बाद सी आया था, और ये बेटा अभी फ्रेशर है, आजकल में इसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। ठीक है जी बाबू, हमेशा ध्यान रखना जब हम डेलीगेट करते हैं ना अथॉरिटी, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सबको बराबर मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटा सबको बराबर मिल जाएगी। सबकी क्वालिफिकेशन अपनी है, सबके एक्सपीरियंस अपना है। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, किसी को पावर ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। और हमेशा मैं एक वर्ड बोलता हूं इस हेडिंग को समझाने के लिए, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू होम। अथॉरिटी का एक्सटेंट डिपेंड करता है बेटा, वो डिवाइड कर देता है बेटा कि आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो। सुनना, डी एक फ्रेशर है, आज कल में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, मैंने डी को बहुत अच्छे से समझा दिया। तू बिल्कुल नया, तुझे कुछ नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर तू कभी टैक्स पे करे तो तेरी पावर बस 10,000 रुपए की है, 10,000 से ज्यादा टैक्स पे ना करियो तू खुद भी। अगर कभी तुझे 10,000 से ज्यादा टैक्स पे कराना हो तो सी से बात कर लियो। बेटा सी को पावर दी गई है हमने 1 लाख रुपए तक की टैक्स पे करने की। सी 1 लाख रुपए तक का टैक्स पे कर सकता है क्योंकि ये पुराना स्टाफ है मेरा। ठीक है ना, इससे भी पुराना बी है, बी को पावर दी हुई है हमने बेटा आप 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे कर सकते हो, और ए को पावर दी है हमने बेटा कि 10 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे कर सकता है। अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दी जाती। जब भी पावर दी जाती है हमेशा मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है। तो मैक्सिमम स्कोप बता दिया 2.5 लाख, 10 लाख। अगर इससे ज्यादा करना हो तो हमें रिपोर्ट करियो, हम खुद करेंगे पे। सर अब एक बात बताओ, जब पावर बांटी तो किसी को कम बांटी, किसी को ज्यादा बांटी, मुझे ये बताओ चैन बनी कि नहीं बनी? आपको पता लग रहा है ना कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है? सर हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किसी की पावर ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। एंड एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हुम। अथॉरिटी का एक्सटेंट ही बताता है बेटा कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। आपकी अथॉरिटी ऑब्वियस बात है सबसे कम है, आप रिपोर्ट किसको करोगे? इसको। बन गई चैन, क्लियर हो गया? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, पता लग गया कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किससे बेटा पावर ले सकता है, सब कुछ क्लियर। मैंने थोड़ी कुछ किया। हमेशा ध्यान रखना जब पावर बांटोगे किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा, और बेटा वो कम ज्यादा पावर ही अपने आप एक चेन क्रिएट कर देगी, आपको कुछ भी नहीं करना होता। समझना? बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, कैसे डेलीगेशन बेसिस है हायरार्की बनाने का। ओके, लास्ट हेडिंग बेटा डिसेंट्रलाइजेशन की हेडिंग है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
जो डेलीगेशन में नहीं है। ठीक है जी, समझते हैं बेटा इसको लास्ट हेडिंग, फिर छुट्टी करते हैं। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं लिख तो डेलीगेशन में रहा हूं, समझ लेना डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है। बाबू आप किसी बैंक के जीएम है, जनरल मैनेजर, आपके नीचे बेटा जोनल मैनेजर है, आपके नीचे बेटा एरिया मैनेजर है, आपके नीचे बेटा रीजनल मैनेजर है, और आपके नीचे बेटा ब्रांच मैनेजर है, और ब्रांच मैनेजर के नीचे पीओ आता है, प्रोबेशनर ऑफिसर, उसके नीचे कहीं क्लर्क, और उसके नीचे कहीं 4th ग्रेड। ये बैंक का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बैंक मैनेजर की। ठीक है बाबू, अनलिमिटेड पावर दी होती है आपने। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाता है। अगर फ्योल का प्रिंसिपल याद आ जाए तो मैं हमेशा यही बोलता था। तो बैंक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाता है और बैंक डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है। बैंक मैनेजर की पावर है 2 करोड़ तक का लोन करने की। ठीक है, इसके पास फाइल आई 2 करोड़ के लोन की। स्टडी कर रहा है भाई साहब, 15 दिन से स्टडी कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है लोन करूं कि ना करूं, परेशान चल रहा है। इसने कॉल करी बेटा अपने आरएम को, कहता सर आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। आरएम ने कहा बोलो। कहता सर मेरे पास एक फाइल आई हुई है, ऐसे ऐसे 2 करोड़ की फाइल है, 15 दिन लगा दिए मैंने पढ़ने में, अभी समझ नहीं आ रहा कि लोन करूं कि नहीं करूं, थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूं। आरएम ने कह दिया ठीक है। आरएम ने कहा लेकिन एक बात बताओ, मेरे को आप फाइल दोगे मैं कर क्या सकता हूं? जैसे आपने 15 दिन लगाए मुझे भी 15 दिन लगाने पड़ेंगे। यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन एंड टेक डिसीजन। सर ऑपरेशन के पास तो आप हो ना, पढ़ा 15 दिन आपने, आप अगर फाइल उसको दोगे वो 15 दिन पड़ेगा। पहली बात आरएम इतना वेला नहीं, इसके नीचे कम से कम 200 ब्रांचेस है, ऐसे 200 ब्रांच मैनेजर हैं, आप अकेले नहीं हो। तो खाली आपको कंट्रोल करे इतना ऐसा भी नहीं हो सकता सर। और मैंने डिसेंट्रलाइजेशन में एक बात पहले ही बोली है, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट मीन्स मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। आपकी फ्रीडम हद से ज्यादा होती है। बोला था ना, क्या बोला आरएम ने जवाब में, आप ही कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी बैंक, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आरएम भी वेला नहीं है। अगर आपने फाइल दी तो 199 और भी हैं ब्रांच मैनेजर, फिर तो होगा जरूर ऑर्गेनाइजेशन का काम बेटा। अगर सारी फाइलें आरएम तक जाने लगी फिर तो लोन ही नहीं होंगे, 1-1 साल लोन नहीं हुआ करेंगे पार्टीज को। इसलिए इतनी पावर दी जाती है सर। अच्छा ये बताओ, जब सब कुछ ब्रांच मैनेजर ने कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं होगी? आपने कभी रिपोर्ट ही नहीं करना अपने सुपीरियर को, मेरे पास फाइल आई मैंने अप्रूव करनी है। डिसीजन मेकिंग वेरी क्विक, वेरी इमीडिएट, वेरी प्रॉम्प्ट। क्यों? पूछना है किसी से, पूछोगे तब भी क्या जवाब आना है, तू ही कर ले। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास टाइम नहीं है बेटा। समझा क्यों क्विक डिसीजन मेकिंग है? क्लियर? डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन फिनिश हो गया। मुझे पक्की उम्मीद है 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।